गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 12th के अंतर्गत हमारी अब तक काफ़ी कक्षाएं हो चुकी है और इन कक्षाओं के अंतर्गत हमने आरोह भाग 2 से हरिवंश राय बच्चन जी का पाठ आत्म परिचय और एक गीत और उसके अतिरिक्त आलोक धनवा जी का पद्य पाठ पतंग शीर्षक कविता का अध्ययन किया। अब बच्चों पाठ्य पुस्तक से तो हमारे 2 पाठ हो चुके हैं। बीच बीच में मैं पाठ्य पुस्तक के पाठों के अतिरिक्त हमारे कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन वाला जो हमारा बिंदु जो प्रकरण हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में दिया गया है वह मैं बीच बीच में ले लेती हूँ ताकि पाठों के साथ साथ अन्य विषय वस्तु भी अन्य टॉपिक भी हमारे तैयार हो, हम उनको जान सके, समझ सके, उन पर चर्चा कर सके। तो बच्चों कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत मैंने पहले प्रतिवेदन के ऊपर रिपोर्ट के ऊपर आपसे बात की थी। रिपोर्ट के अंतर्गत हमने बहुत कुछ जानने को मिला, हमने बहुत कुछ समझा कि रिपोर्ट अंग्रेजी का शब्द है और उसे हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। एक अच्छी रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जाती है, रिपोर्ट में किस प्रकार से कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन से गुण होते हैं, ये सब कुछ हमने जानने समझने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट का एक उदाहरण मैंने आपको देकर समझाया। तो बच्चों कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में हमने अपने रिपोर्ट या प्रतिवेदन विषय वस्तु पर चर्चा कर ली है, उसका अध्ययन हमने वीडियो कक्षाओं के माध्यम से कर लिया है। अब हम आज अनुच्छेद लेखन के ऊपर बात करेंगे। आज का बच्चों हमारा जो प्रकरण है, जो हमारा टॉपिक है या जो हमारी विषय वस्तु है वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का तात्पर्य होता है बच्चों पैराग्राफ राइटिंग। क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग और इसे हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद लेखन। तो ये बच्चों राइटिंग के अंतर्गत, लेखन के अंतर्गत आता है। इसीलिए हमारे जैसे प्रतिवेदन लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, रिपोर्ट लेखन है, इसी तरह हमारे पत्र लेखन है, निबंध लेखन है आदि कई सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। कई सारी विषय वस्तु हमारे कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में रखे गए हैं। तो उनमें से ही एक अनुच्छेद लेखन है जिसे पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन हिंदी में कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन बच्चों अगर हम देखें तो यह तो निबंध का ही एक रूप है, लेकिन निबंध बच्चों बहुत बड़ा होता है। निबंध जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसकी शब्द सीमा भी ज़्यादा होती है। 250 में भी वो आ सकता है, 300 शब्दों में भी लिखा जा सकता है, 400 शब्दों में भी लिखा जा सकता है। तो शब्द सीमा भी उसकी ज़्यादा होती है और समय भी उसमें हमें ज़्यादा लगता है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रश्न पत्र में अगर निबंध लेखन आता है तो उसके नंबर भी हमारे 8 या 10 तक रहते हैं। साथ साथ हम निबंध में बच्चों भूमिका या प्रस्तावना है, जो भी विषय वस्तु पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके कारण या रीजन लिखते हैं, उसके उपाय या सॉल्यूशन जो उसका किस तरीके से होगा, समाधान किस तरीके से होगा वो लिखते हैं। लास्ट में हम निष्कर्ष के रूप में उपसंहार नामक टॉपिक लेते हैं। तो 4-5 बिंदु के अंतर्गत हम निबंध ऐसे राइटिंग लिखते हैं या लिखा जाता है। किंतु अनुच्छेद बच्चों निबंध का ही छोटा रूप है, लेकिन निबंध से पूरी तरीके से भिन्न है। अगर आप सोचते हैं कि अनुच्छेद निबंध है या ऐसे राइटिंग है तो ये पूर्णतया गलत है। अनुच्छेद लेखन अपने आप में एक छोटा सा पैराग्राफ राइटिंग होता है जिसके अंतर्गत हमें अपनी अनुभूतियों को जो मन में हमारे
भाव चल रहे हैं, मन मस्तिष्क में हमारे विचार चल रहे हैं, जिन चीज़ों को हमने अनुभूत किया है या हम सोचते समझते हैं, उनको हम अपनी शब्दों के माध्यम से, शब्द चित्रों के माध्यम से हम अनुच्छेद में अपने ऐसे राइटिंग में उतारने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन आपके अनिवार्य हिंदी में, सामान्य हिंदी में रखा गया है। लगभग ये 5 या 6 नंबर तक का आपका विषय है और आपके अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत अथवा के अंतर्गत आएगा। 2 अनुच्छेद दिए हुए आएंगे, उनमें से एक आपको एक विषय वस्तु पर अनुच्छेद लेखन करना होगा। अब बच्चों, अनुच्छेद लेखन तो हम कर लेंगे या हम थोड़ा बहुत जानते हैं या हम उदाहरण के माध्यम से उसे समझ लेंगे, लेकिन अनुच्छेद लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आज की कक्षा में हम जानेंगे। इस विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन में लगभग 10 बातें होती है। 10 जो है महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, टॉपिक होते हैं, जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है या अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें सावधानी बरतनी होती है। तो एक एक पॉइंट को हम श्यामपट्ट के माध्यम से, जो मैंने नोट डाउन किया है, हम अच्छी तरीके से समझते हैं। नंबर 1 पर अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत मैंने लिखा है, अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त शैली है, अतः यह मुख्य विषय पर केंद्रित होनी चाहिए। नंबर 1 पर क्या लिखा है? अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त शैली है, अतः यह मुख्य विषय पर केंद्रित होनी चाहिए या केंद्रित होना चाहिए। अब इसका जो अर्थ है या इसका जो तात्पर्य निकल रहा है वो आपको मैं बता देती हूँ कि अनुच्छेद लेखन, जो पैराग्राफ राइटिंग हम कर रहे हैं, वो एक प्रकार की संक्षिप्त का अर्थ होता है बच्चों छोटा रूप। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षेप में, यानी बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही संक्षिप्त में लिखने की एक स्टाइल है, एक तरीका है। जैसे निबंध जो होता है, ऐसे जो होता है, ऐसे राइटिंग जो होती है वो एक बड़ी है, ये बड़ी विषय वस्तु होती है, विस्तृत शैली होती है, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद लेखन एक संक्षिप्त शैली है, उसे शॉर्टकट में बहुत ही कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। इसलिए ध्यान रखना होता है कि हम जिस विषय वस्तु पर अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं या अनुच्छेद लिख रहे हैं वह मुख्य विषय पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? मेन पॉइंट पर आधारित होना चाहिए। यह नहीं है कि हम बात तो कर रहे हैं कि जब तक वन रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, ये हमारे अनुच्छेद का टॉपिक है, और लिखने लग गए हम हमारे सपनों का भारत। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जंगल के बारे में बात कर रहे हैं, वन के बारे में बात कर रहे हैं, या हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो टाइटल, जो शीर्षक, जो विषय वस्तु हमारे अनुच्छेद लेखन की है, उसी विषय वस्तु पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसी विषय वस्तु की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही संक्षिप्त में इसे लिखना होता है। इसलिए हम जिस विषय वस्तु पर लिख रहे हैं उसी विषय वस्तु पर हमें अपने विचार, अपनी अनुभूति रखनी चाहिए। तो नंबर 1 को हमने समझा। नंबर 2 पर हम समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन में कहीं पर भी दृष्टांत, और कोष्टक में लिखा है मैंने उदाहरण, यानी एग्जाम्पल, उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ज़रूरत होने पर उसका संकेत मात्र ही हमें देना चाहिए। क्या देना चाहिए? संकेत मात्र ही देना चाहिए। तो बच्चों, दूसरी जो पंक्ति मैंने लिखी है, इसका अभिप्राय है कि जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग हम कर रहे हैं, तो हमें कहीं पर भी उसमें एग्जाम्पल
अर्थात उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह नहीं कि हम जंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो जंगल के ऊपर काफ़ी सारे कोटेशन उदाहरण हमें याद है तो वो हमने लिख दिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पूर्णतया गलत है। तो हमें कहीं पर भी दृष्टांत अर्थात उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बात भी आप अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखेंगे। नंबर 3 पर जो बात हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि अनुच्छेद लेखन में कहीं पर भी हमें व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। शब्द लिखा है मैंने यहाँ पर व्यर्थ, शब्द क्या लिखा है? व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ होता है बच्चों अनावश्यक या जो काम की बातें नहीं है। हम बात कर रहे हैं जिस विषय वस्तु की तो हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी भाषा शैली सब कुछ उसी विषय वस्तु पर केंद्रित होने चाहिए, आधारित होने चाहिए। कहीं पर भी हमें व्यर्थ की अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि जैसा मन में आया वैसा लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य विषय वस्तु पर केंद्रित बात लिखनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए, उसका अर्थ या अभिप्राय निकलना चाहिए। जो भी मन में आए वो है बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। तो 3 नंबर पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर 4 पर ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है अनुच्छेद लेखन में हाँ सभी वाक्यों में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में सभी वाक्यों में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो अनुच्छेद हम लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ राइटिंग हम कर रहे हैं, उसमें हमारे जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। उनमें विचारों का, भावों का तारतम्य होना चाहिए। ऐसे नहीं पहले तो पंक्ति में कुछ कह दिया और द्वितीय लाइन में कुछ कह दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रथम पंक्ति में हमने जिस विषय वस्तु पर केंद्रित होकर जो बात कही है वही विषय वस्तु दूसरी पंक्ति में भी आनी चाहिए। अर्थात विषय वस्तु का तारतम्य, तादात्म्य, जुड़ाव, संबंध सभी वाक्यों में यह सारे हमारे अनुच्छेद में होना चाहिए। एक ही बात पर हमें अपनी जो वाक्य होते हैं वो बनाने चाहिए। तो इस तरीके से 4 नंबर में हमने जाना कि सेंटेंस में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। नंबर 5 पर हम देखते हैं तो बच्चों नंबर 5 पर लिखा है अनुच्छेद लेखन में प्रथम यानी फर्स्ट, अंतिम यानी लास्ट। अनुच्छेद लेखन में हमें प्रथम एवं अंतिम वाक्य अर्थगर्भित एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाला लिखना चाहिए या होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब अनुच्छेद लेखन हम लिख रहे हैं तो जहाँ से हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पंक्ति या फर्स्ट हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है और जहाँ पर हमारे सेंटेंस की अनुच्छेद लेखन की समाप्ति हो रही है वह वाक्य बहुत ही प्रभावी, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही सटीक या प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चों क्या होता है, जो पेपर एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर को चेक करते हैं, वह प्रथम और अंतिम लाइन पर ही ध्यान देते हैं कि इसकी भूमिका कैसी है, इसका लास्ट का जो अंतिम वाक्य है, सेंटेंस है, वो कैसा है, बच्चे को विषय वस्तु का कितना ज्ञान है, वो कितना इस विषय वस्तु पर समझ पाया है, किस प्रकार से अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को वो अभिव्यक्त कर पाया है, ये सब चीज़ें वो देखने का, जानने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले प्रथम और अंतिम जहाँ पे हम प्रारंभ कर रहे हैं और जहाँ पे हमारे अनुच्छेद की समाप्ति कर रहे हैं वो सेंटेंस, हमारे वाक्य बहुत ही प्रभावपूर्ण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों
नंबर 5 पर हम देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन की भाषा शैली यानी भाषा का प्रयोग करते समय हमें शुद्धता का, और शुद्धता से तात्पर्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं शब्द चयन प्रभावी होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमारी जो भाषा शैली है वह बच्चों शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, चाहे उनमें लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर भी उसमें अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भाषा शैली है वो इफ़ेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि जो हमारे अनुच्छेद को रीड करे, उसका पठन करे, उसके अंतर्मन को वो छू जाए, उसके मन मस्तिष्क पर वो प्रभाव डाले कि पढ़ने वाले को लगे कि वाकई में जिसने लिखा है बहुत ही शानदार अनुच्छेद लिखा है, उसे विषय वस्तु का गहरा ज्ञान है। तो हमें भाषा शैली का भी, विषय वस्तु के प्रभाव का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों नंबर 6 पर हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद लेखन में हम लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी भाषा शैली प्रभावी बनती है। अर्थात जब हम अनुच्छेद लेखन लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, तो हम उसमें लोकोक्तियों का, मुहावरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो परीक्षक को लगेगा कि वाकई में इसे व्याकरण का ज्ञान है। लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे तो हमें समाज के प्रति हमारी जो समझ है, जो हमारा ज्ञान है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो लोकोक्तियों का और मुहावरों का हम प्रयोग करते हैं तो भाषा मुहावरेदार, बहुत ही सटीक, आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है। अतः हमें लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद में नंबर 7 पर है अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए। अनुभूति का तात्पर्य है कि हमें जो भाव विचार हम व्यक्त कर रहे हैं उनकी उत्पत्ति हमारे अंतर्मन से होनी चाहिए। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं वन रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, तो वनों के प्रति, जंगल के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति हमारा जो लगाव है वो अंतर्मन से, हमारा जो प्रेम है वो अंतर्मन से हमारे भाव व विचारों में झलकना चाहिए। तो जो विषय वस्तु लिख रहे हैं उसके प्रति हमारा गहरा अनुभव, गहरा जुड़ाव भी होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 8 पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि कम से कम 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन होना चाहिए। कम से कम 100 शब्दों में। सामान्यतः बच्चों हम अनुच्छेद लेखन करते हैं, कोई भी हमें कहे कि पैराग्राफ राइटिंग करनी है इस विषय वस्तु पर, तो 100 शब्द मतलब 10 से लेके 12 लाइनें तो हमारी कम से कम होनी चाहिए। जबकि प्रश्न पत्र में जितना हमसे पूछा गया है वह उतना ही हम अनुच्छेद लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने आगे लिखा है कि विद्यार्थी प्रश्न पत्र में बताई गई शब्द सीमा में ही अनुच्छेद लिखे। अर्थात सामान्यतः अनुच्छेद लिखा जाए या हमसे लिखवाया जाए तो शब्द सीमा 100 होनी चाहिए, 100 से कम वर्ड नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं, तो हमारी शब्द सीमा हर प्रश्न पत्र में दी हुई होती है और उसी शब्द सीमा के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। अगर 100 शब्दों में पूछा है तो 100 में लिखेंगे, 200 में पूछा है तो 200 में, 250 में पूछा है तो 250 में। तो इस तरीके से हमें अनुच्छेद लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि बच्चों अनुच्छेद लिखने से पहले अगर ये बातें हमें ध्यान रहेगी तो हम अपना पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन बहुत ही सरल, सहज, प्रभावी, सारगर्भित अनुच्छेद लिख पाएंगे। तो बच्चों ये तो अनुच्छेद लेखन से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब एक अनुच्छेद में लिखकर उदाहरण के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देती हूँ। अनुच्छेद लेखन में बच्चों हमने जो बातें ध्यान रखनी थी, जो सावधानियाँ हमें लेखन करते समय ध्यान में रखनी थी, वो हमने समझी। अब एक उदाहरण के माध्यम से अनुच्छेद को हम जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, अनुच्छेद लेखन जो होता है वो किसी भी विषय पर हो सकता है। जैसे हमारे पर्यावरण से संबंधित विषय हो सकते हैं, हमारी सुरक्षा से संबंधित हो सकते हैं, हमारे राष्ट्र या देश के प्रति हो सकता है, इसी तरह हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उससे संबंधित हो सकता है, हमारी जो धार्मिक व्यवस्था जिसमें हमारे त्यौहार आ जाते हैं उससे संबंधित हो सकता है। तो कई विषय हो सकते हैं, जैसे कि मेरे सपनों का भारत, गाँवों का देश भारत, कृषि प्रधान देश भारत, हमारी संस्कृति और सभ्यता और सड़क सुरक्षा, इसी तरह पर्यावरण सजगता, कई सारे विषय हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 विषय लिए थे, एक तो गाँवों का देश भारत और एक हमारी संस्कृति। इन दोनों विषयों में से बच्चों मैंने आज अनुच्छेद लेखन के लिए उदाहरण के रूप में गाँवों का देश भारत विषय का चयन किया। इस विषय को मैंने लिया और इस विषय को लेने के लिए या उदाहरण के रूप में इस विषय पर ये अनुच्छेद लेखन करने के लिए मैंने इसलिए सोचा कि ये विषय सरल है, तो हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं, ताकि सरल विषय वस्तु को हम सरल समझ लेंगे तो कभी भी हम कठिन विषय वस्तु के ऊपर या कठिन हमारा जो प्रकरण या टॉपिक आ जाता है तो हम उस पर आराम से अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइटल है गाँवों का देश भारत, और हम सभी जो है ग्रामीण परिवेश से हैं। गाँवों की बच्चों आज 21वीं सदी में भी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, और गाँव के अतिरिक्त हमारे जो शहर है उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, वो डेवलप है, विकसित है, विकास की ओर तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि गांव भी बच्चों हो रहे हैं, लेकिन इतना विकास आज़ादी के बाद में भी गाँव में नहीं हो पाया है। तो हम सभी ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, इसीलिए मैंने आज अनुच्छेद लेखन के लिए उदाहरण के रूप में गाँवों का देश भारत विषय लिया, और इस पर मैंने 100 शब्दों के अंतर्गत अनुच्छेद लिखा है जिसे हम समझते हैं। इसी तरीके से आपको अन्य विषय वस्तु पर अनुच्छेद लिखने होते हैं। इस अनुच्छेद में मैंने वो सभी बातें ध्यान रखी है जो हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे भाषा शैली सटीक होनी चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, लोकोक्तियों या मुहावरों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शब्द सीमा दी गई है उसी में हमें लिखना है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक बातें हमें नहीं करनी है। प्रथम और अंतिम लाइन हमारी जो है बहुत ही सटीक, सारगर्भित और प्रभावशाली होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर ये अनुच्छेद लिखा है। अब हम इसका वाचन करते हैं। भारत की अधिकांश जनता गाँव में निवास करती है। ये देखो बच्चों, प्रथम लाइन है और प्रभावशाली है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 75% 75% जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो गाँव में निवास करती है। और गाँव में निवास करती है तो गाँव में उद्योग धंधों का अभाव है, रोजगार का अभाव है, तो ज़्यादातर जो जनता है वो कृषि के ऊपर, खेती के ऊपर ही निर्भर है। तो प्रथम लाइन हमारी प्रभावशाली है और प्रथम लाइन भारत की अधिकांश जनता गाँव में निवास करती है, ये बिल्कुल राइट है। दूसरी लाइन जो है वो इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को पूर्णतः सिद्ध करती हुई है।
वह है पंत जी ने अपनी कविता में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। तो यहाँ पर पंत जो है उससे तात्पर्य है बच्चों प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंद पंत से, सुमित्रानंद पंत से, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि, जिन्हें प्रकृति का प्रेमी कवि भी कहा जाता है। तो बच्चों सुमित्रानंद पंत जो छायावादी कवि है, प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं, उन्होंने कहा है भारत माता ग्रामवासिनी हो, भारत माता ग्रामवासिनी नामक एक कविता लिखी है। तो भारत माता जो गाँव में निवास करती है उसके प्रति उनका जो प्रेम है, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, गाँव के प्रति उनका जो प्रेम है, ग्रामीण किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, लोगों के प्रति उनका जो प्रेम है वो उस कविता में हमें देखने को मिलता है। तो हमारी प्रथम लाइन को हमारा द्वितीय वाक्य, द्वितीय सेंटेंस पूर्णतः क्लियर करता है, पूर्णतः सिद्ध करता है, और इससे हमारी जो बात है वो भी प्रभावशाली बन गई है कि वास्तव में जिसने भी ये अनुच्छेद लिखा है उसे साहित्य के बारे में अच्छा ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने पंत जी की कविता का जो बात है, जो एग्जाम्पल है वो यहाँ देने का प्रयास किया है। तो पंत जी ने अपनी भारत माता कविता में भारत को ग्रामवासिनी, गाँव में निवास करने वाली कहा है। आगे देखो बच्चों, कहा गया है दुर्भाग्य से भारत के गाँवों की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। तो यह बात बिल्कुल बच्चों वास्तव में सही है, रियल है। आज हम शहरों की तुलना गाँव से करें तो गाँव जो है लगभग बहुत ही शहरों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। आज भी गाँव में नए विद्यालय है, नए चिकित्सालय है, नए अच्छे उद्योग धंधे हैं, नए लोगों की शिक्षा की व्यवस्था है। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, अपना समय जो है वो बर्बाद करते हैं और बहुत ही गरीबी से युक्त, बहुत ही दयनीय जीवन वो जीते हैं। तो आज भी गाँव की स्थिति, आज़ादी के बाद भी गाँव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, वह वैसी की वैसी बनी हुई है। भारत के गाँवों में अभाव ही अभाव है। अभाव का अर्थ होता है कमियां। भारत के गाँव में कई सारी कमियां ही कमियां है, और कमियों में कुछ गिनाई भी गई है। न वहाँ पक्के मार्ग है, पक्के मार्ग का अर्थ होता है वहाँ पक्की सड़कें नहीं हैं, इसीलिए यातायात के परिवहन के साधन आधे तो वहाँ पहुँचते ही नहीं हैं, और आधे वो सड़कों के अभाव में जो भी जाते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, या जो यातायात की सुविधा, आवागमन की सुविधा है वो वहाँ अच्छी नहीं है। तो न तो वहाँ पक्की सड़कें हैं, न वहाँ पीने का जल है। इसका कारण यह है कि पहले बच्चों गाँव में कुएँ होते थे, बावड़ियाँ या तालाब होते थे, लेकिन अब पर्यावरण में जो असंतुलन होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती जा रही है, जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, उसके परिणाम स्वरूप अब बरसात भी कम हो रही है। तो कुओं का, तालाबों का, बावड़ियों का जल भी लगभग सूख गया है। परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं तो गाँव में न तो पक्की सड़कें हैं, न ही पीने के पानी का जल उपलब्ध है। वहाँ के लोग दूर दूर तक, जैसे बच्चों आप जैसलमेर, बाड़मेर चले जाओ, वहाँ देखोगे कि एक कुआं काफ़ी दूरी पर है, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई है। तो वहाँ पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो शहरों में तो ये सुविधा है, लेकिन गाँव में अब जो पीने के पानी का अभाव देखने को मिलता है। न ही आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, न ही वहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाएं, जैसे खेल कूद के साधन नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है। जबकि शहरों में आपको स्पोर्ट्स क्लब मिल जाएंगे, कई सारे उद्योग जो गार्डन है वह मिल जाएंगे, कई सारे चिड़ियाघर है वह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाँव में मनोरंजन का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। शिक्षा ले लो, चाहे चिकित्सा ले लो, शिक्षा, चिकित्सा एवं बाजार जैसी सुविधाएं गाँव में उपलब्ध नहीं है। न तो गाँव में अच्छे विद्यालय हैं, न ही वहाँ पर अच्छे इलाज के लिए चिकित्सालय की, अस्पतालों की व्यवस्था है, और न ही वहाँ पर बाजार उपलब्ध है।
परिणाम स्वरूप विद्यार्थी शिक्षा के लिए पास के छोटे मोटे शहरों में जाते हैं, वहाँ पर उनके पेरेंट्स का काफ़ी पैसा खर्च होता है और इसके अतिरिक्त वो माँ बाप की नज़रों से भी दूर रहते हैं। तो ये शिक्षा का अभाव वो देखने को मिलता है। या तो वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या जाते हैं तो उनका काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो कुछ पेरेंट्स तो बच्चों खर्चा उठा लेते हैं, लेकिन कुछ जो उठा नहीं पाते तो वो बच्चों की पढ़ाई जो है बीच में ही रुकवा देते हैं। इसी तरह चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो जो समृद्ध लोग हैं वो तो शहरों में जाके इलाज करवा लेते हैं, बाकी जो गरीब लोग हैं वो इलाज के अभाव में वंचित रह जाते हैं। कई तो इसमें जो है मौत के मुँह तक चले जाते हैं जो लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नए वहाँ बाज़ार है, तो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती है वो चीज़ें लेने के लिए वो दूर दूर के जो है शहरों में जाते हैं। तो काफ़ी सारी कमियां हमें आज भी गाँव में देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप गाँव में रहना आनंद का विषय नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था या मजबूरी बन गई है। अर्थात गाँव में आज इसीलिए इन कमियों के कारण, इन सुविधाओं के अभाव के कारण, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे वो बाजार की हो, चाहे वो उद्योग धंधों की हो या रोजगार की हो, कोई भी गाँव में रहना पसंद नहीं करता, वो शहरों की तरफ जाता है। इसीलिए बच्चों आज गाँवों से शहरों की तरफ जाना अर्थात गाँवों से पलायन की जो प्रवृत्ति है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। आगे लिखा है, गाँव में रोजगार का अभाव है। आज की औद्योगिक सभ्यता शहरों पर निर्भर है। गाँव में रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है तो रोजगार नहीं है, क्योंकि उद्योग धंधे तो सारे शहरों में हैं, बड़े बड़े महानगरों में हैं, वहाँ पे कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। परिणाम स्वरूप लोग कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना जीविकोपार्जन के लिए वो गांव छोड़ शहर चले जाते हैं। और बच्चों हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं, तो हम इन स्थितियों से जूझ रहे हैं, अपने परिवार वालों को जूझते हुए देख रहे हैं, तो हम इस विषय पर अच्छे से अच्छा लेखन कर सकते हैं। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है, शहरों में बड़े बड़े कार्यालय, उद्योग धंधे आदि केंद्रित है। कृषकों को, किसानों को यंत्रों के लिए, बीज के लिए शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखो बच्चों, गांव के लोगों का जो जीवन उपार्जन का साधन है वो खेती है। खेती होने के कारण उन्हें यंत्रों की आवश्यकता होती है। फसल की वो पैदावार करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, फसल को वो निकालते हैं या बीजारोपण करते हैं, तो बीज वगैरह भी उन्हें चाहिए, यंत्र भी चाहिए, जो फसल निकालने, काटने, जोतने वाली मशीनें भी चाहिए। तो इन सब के लिए वो शहरों के ऊपर निर्भर रहते हैं या शहर से वो मंगवाते हैं। तो बार बार उन्हें शहर जाने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है, काफ़ी खर्चा भी करना पड़ता है। आगे फिर इसमें कहा गया है कि अतः ज़रूरी है कि गाँवों को विकास की दूरी बनाया जाए। आज बच्चों शहर विकास की दूरी बने हुए हैं कि शहर जब विकसित होंगे तो देश विकसित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा तब तक जो है भारत का विकास नहीं होगा। अतः सरकार को और साथ साथ जनता को भी यही समझना चाहिए कि गाँव जो है पूरे देश की आधारशिला है, नींव है। अतः गाँव जितने सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे, सुदृढ़ बनेंगे, उतना ही देश का विकास होगा। तो गाँवों के विकास को मुख्य केंद्र में रखना चाहिए। उनके विकासकरण पर, उनके विकास पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े चिकित्सालय, विद्यालय, महाविद्यालय, मनोरंजन स्थल, सुपर बाजार, उद्योग धंधे आदि भी खोले जाने चाहिए। क्योंकि बच्चों गाँवों में न तो चिकित्सालय है, न उद्योग धंधे हैं, न सुपर मार्केट है, न ही रोजगार के साधन उपलब्ध है। अतः सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार के साथ साथ बच्चों समाज की भी ये जो है जिम्मेदारी बनती है, या समाज को भी इस हेतु जागरूक होना चाहिए कि वह कार्य करे। समाज जो है, जनता जो है, सरकार को अपना पूरा योगदान दे और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे अच्छे चिकित्सालय खोले जाए, अच्छे अच्छे विद्यालय खोले जाए, अच्छे अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, ताकि गांव के लोग जो हैं शहरों की तरफ नहीं दौड़े। उन्हें गांव में ही जो है शिक्षा की व्यवस्था मिल जाए,
उन्हें गांव में ही अच्छे इलाज की सुविधाएं मिल जाए, उन्हें गांव में ही अच्छे अच्छे उद्योग धंधों में रोजगार मिल जाए, ताकि वो अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से जी सके। लास्ट में जो महत्वपूर्ण बात हमने पहले जानी थी कि अंतिम पंक्ति, प्रथम और अंतिम पंक्ति बहुत ही सटीक, सारगर्भित और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो वह यह है कि जब गाँवों का विकास होगा तो उसी से ही देश का उत्तरोत्तर विकास होगा। कि बच्चों जब गांव बढ़ेंगे, गांव बढ़ेंगे, गांव आगे जाएंगे तो शहरों का विकास होगा, शहरों से देश का विकास होगा। अतः देश का विकास करना है, देश के भविष्य को उत्तम और योग्य बनाना है, देश का फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो हमें गाँवों का विकास करना होगा, क्योंकि गांव जो है आधारशिला है। जिस प्रकार बच्चों एक मकान बनता है तो मकान की जो नींव उसकी आधारशिला होती है वो उसके ऊपर टिका रहता है, उसी प्रकार देश का जो भविष्य है वो गाँवों के ऊपर निर्भर है, वो गाँवों के विकास के ऊपर टिका हुआ है। तो हमें निरंतर गाँवों को जो है निरादर नहीं करना चाहिए, उनके तरफ ध्यान देना चाहिए और गाँवों के विकास को उत्तरोत्तर हमें जो है वह ध्यान देना चाहिए, उनकी वृद्धि करनी चाहिए, उसे निरंतर हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे हम एक लाइन इसमें और लिख सकते हैं, तभी भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये सेंटेंस हमारा पूर्णतः सार्थक सिद्ध हो सकता है, कहलाएगा। कि अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा, उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, गाँवों का विकास होगा, गाँवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो हमारा वो देश जो कभी हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, वो हमारा भारत देश पुनः एक बार सोने की चिड़िया कहलाने लग जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से उदाहरण के रूप में मैंने आपको गाँवों का देश भारत, ये एक उदाहरण लेकर 100 शब्दों का जो था अनुच्छेद जो था वो आपको समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों ये जो अनुच्छेद मैंने आपको समझाया, इस अनुच्छेद की इस वीडियो कक्षा को देख करके आप अच्छी तरीके से अनुच्छेद लेखन जो है समझेंगे, लिखने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि बच्चों इसके बाद में मैं एक फॉर्मेट आपको PDF के रूप में या फ़ोटो उसकी सेंड करूँगी, जिसमें कुछ विषय, पहले हमने प्रतिवेदन की क्लास ली थी, फिर उसके बाद में आज हमारी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में हमारी जो कक्षा हुई है वो अनुच्छेद लेखन पर हुई है। तो प्रतिवेदन जिन जिन विषयों पर लिखना है, तो कुछ प्रतिवेदन के विषय, साथ में कुछ अनुच्छेद लेखन के विषय की एक फ़ोटो में कॉपी में आपको एक सेंड करूँगी या PDF डालूँगी, उनको आप देख करके उन विषय पर आप रिपोर्ट भी लिखेंगे और प्रतिवेदन का कार्य भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।